नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 हमारे 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है बैंकिंग। बैंकिंग में हम 4-5 चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, ये मनी क्रिएट कैसे करते हैं। थोड़ा सा आपको ये लाइन सुन के अजीब लग रहा होगा कि कमर्शियल बैंक मनी कहाँ क्रिएट करता है, लेकिन ये वो मनी नहीं है जो आप अभी समझ रहे हो, वो करेंसी होती है। मीनिंग एंड फंक्शंस, सेंट्रल बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या है और इसके क्या काम होते हैं। इसके बाद सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक वो सेंट्रल बैंक नहीं है जो आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम से सुना होगा। सेंट्रल बैंक हर कंट्री या हर इकोनॉमी का अपना एक मेजर बैंक होता है जो बाकी सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद अब कमर्शियल बैंक क्या होते हैं। देखिए, कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट लोगों से, है ना, और लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। इसके अलावा ये तो इसके दो मेजर फंक्शन हो गए जिसको डिफाइन करते हैं। इसके अलावा भी कमर्शियल बैंक आप देखते हो कि अपने एक दिन में बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत सारे काम पूरे करता है कि नहीं। जैसे क्रेडिट क्रिएशन, जिसे हम मनी क्रिएशन भी बोलते हैं, अभी मैंने ऊपर मनी क्रिएशन बोला था ना, तो वो क्या था, वो क्रेडिट क्रिएशन ही था। यानी कि लोग जितनी इनकम लोगों की है, लोग उससे ज़्यादा खर्च कर सकें, इसके लिए क्रिएशन मनी का आर्टिफिशियली या इंटेंजिबल तरीके से, है ना, वो किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ये काम भी है बैंक्स का। एजेंसी जॉब, जनरल सर्विसेज, ये तो काफ़ी वेग कैटेगराइजेशन है। अभी आप आगे इसको और डिटेल में भी समझोगे, ठीक है। इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो है, उसके हिसाब से बैंकिंग कंपनी क्या है। बैंकिंग कंपनी इज वन which transacts the business of banking, which means the accepting of deposit of money from the public, repayable on demand. And why is it accepted? For the purpose of lending or investment, or otherwise and withdrawable by check, draft, order or otherwise. किसी और तरीके से उसको विड्रॉ किया जा सके, किसी और सॉरी किसी भी कारण से, बिना बताए गए कारण से पब्लिक जिस पैसे को वापस निकाल सके, ऐसे पैसे को अपने पास एक्सेप्ट करना, इसलिए जिससे कि उसे आगे लेंड किया जा सके, आगे एज लोन दिया जा सके। आगे चलते हैं। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जरूरी नहीं है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, स्पेशली तब जब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा हो और एडवांसेस और लोन्स ऑफर ना कर रहा हो, ठीक है, तब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाता। जैसे कि LIC क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बट बैंक नहीं है, क्योंकि वो लोन तो ऑफर करता है बट चेकेबल डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है लोगों से। पोस्ट ऑफिस बैंक नहीं है, जबकि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो लोन ऑफर नहीं करते। तो ये दो प्राइमरी फंक्शन में से एक भी गायब होगा तो क्या होगा, वो बैंक नहीं कहला पाएगा। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। अब जो मैं आपको बोल रहा था, क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन, उसको डीप में समझते हैं। होता क्या है कि कमर्शियल बैंक मनी सप्लाई के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, है ना। और सेंट्रल बैंक की तरह कमर्शियल बैंक के पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो सीधे सीधे करेंसी इशू कर सके, यानी नोट या कॉइन छाप सके, है ना। ये कमर्शियल बैंक नहीं कर सकते। हाँ, ये सप्लायर जरूर है, वहां से लोन लेके आगे लोन देना,
कस्टमर्स को या पब्लिक को, है ना, ये काम जरूर है इनका। अच्छा, मनी क्रिएशन फिर एग्जैक्टली हो कैसे रहा है? तो सबसे पहले तो बैंक प्राइमरी डिपॉजिट अपने ओपन करते हैं, मतलब कि जहां पे लोग आप अपने कैश डिपॉजिट इजीली दे सकें। बैंक्स लेंड मनी मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व्स। बैंक क्या करते हैं, अपने कैश रिजर्व के मुकाबले कई गुना लोन दे देते हैं, ठीक है। और वो अपना लोन कैश में नहीं देते, क्रेडिट एंट्री बोरोवर्स के अकाउंट में करते हैं। ये क्रेडिट एंट्री क्या है, सेकेंडरी डिपॉजिट है। एक्चुअली बैंक के पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन डिजिटली उसको दिखा के कि हमने इनको लोन दिया, वो उसको सेकेंडरी डिपॉजिट के रूप में क्रिएट कर देते हैं। और बोरोवर्स भी क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट चेक इशू करते हैं, वो भी कैश नहीं निकाल सकते। वो चेक जिसके पास जाता है वो उसका अकाउंट भी बैंक में ही होता है। तो ये साइकिल के हिसाब से कभी किसी को कैश की जरूरत पड़ती नहीं, तो कम कैश में भी कई मल्टीपल अमाउंट ऑफ लोन इशू हो जाता है। इसीलिए हमारे देश में ज्यादातर बैंक नेशनलाइज है, ताकि ये सिंक जो है उनके बीच में ये बना रहे। और प्राइवेट बैंक खोलने के लिए भी हमारे यहाँ कंपल्शन है कि उन्हें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और बाकी के साथ हाथ मिला के चलना पड़ेगा। तो अब प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होगा, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय पीपल इन कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट है वो टोटल बनते हैं कमर्शियल बैंक के डिमांड डिपॉजिट। अब जो कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व है उसके तो ये कई मल्टीपल होते हैं, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, अपने पुराने उसमें ये देख चुके हैं कि सारे के सारे डिपॉजिटर एक साथ अपना सारा पैसा निकालने बैंक कभी भी नहीं पहुंच जाएंगे, है ना। किसी किसी को इमरजेंसी आ जाएगी, 100 में से एक या दो लोगों को, तो वो अपना सारा पैसा निकालने पहुंच सकते हैं। और बाकी लोग नॉर्मली जितना निकालने पहुंचते हैं, जितने लोग उतने ही लोग दूसरे को जमा करने भी पहुंचते हैं। तो इसीलिए ओवरऑल बैंक को 1/10 1/20 में काम आराम से चल जाता है। तो ये एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्होंने अराउंड 10% के आसपास हमेशा ये क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट का 10% रिजर्व में रखते हैं, ठीक। जबकि जो टोटल डिमांड डिपॉजिट होता है वो जो है क्या कहते हैं कि मनी सप्लाई होता है, और इसको बोला जाता है बैंक मनी। ये मनी बैंक ने क्रिएट किया है, इसको सर्कुलेट कर करके डिजिटली, ठीक है। इसके बाद इसका एक इलस्ट्रेशन उन्होंने दे दिया है कि मान लीजिए CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो 10% है, बदल नहीं रहा, और डिपॉजिट्स जो है पहले राउंड में 1000 थे, तो इन्होंने 10% CRR यानी कि 100 रुपए कैश रिजर्व रखा और बाकी 900 लोन में दे दिया। अब ये लोन वाला भी घूम फिर के वापस बैंक के पास ही पहुंचा। फिर ये 900 वापस जब आया इनके पास दूसरे खातों में जमा हुआ, तो इसमें से इन्होंने फिर 810 रुपए लोन दे दिया, क्योंकि इन्हें 10% इसका कैश रिजर्व रखना था 90। ये 810 दिया, ये भी वापस लौट के आया, फिर इसमें से 81 यानी 10% रखा, 729 लोन दे दिया, और सो ऑन, ठीक है, जब तक पूरा कैश रिजर्व एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो देख रहे हैं आप, 1000 रुपए के डिपॉजिट पे कितने पैसे बनते चले जा रहे हैं, 1000 प्लस 900 प्लस 810 प्लस 729, ऐसे, ठीक। अब क्या चीजें होती हैं जो ये तय करती है कि कमर्शियल बैंक जो मनी क्रिएट कर रहे हैं वो बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना रहेगा, ये कैसे तय होता है? तो इसके दो फैक्टर है। एक तो कैश रिजर्व रेशियो कितना है भाई, अगर 9% हो जाएगा तो अलग क्रिएशन होगा, और 11% हो जाएगा तो अलग होगा। अभी 10 है मान लीजिए, एग्जाम्पल चल रहा है हमारा 10 का केवल, ठीक।
और दूसरा कैश बैलेंस विद कमर्शियल बैंक, लोग कैश जमा कितना कर रहे हैं, है ना, उसी के ऊपर तो आप लोन दे पाओगे। और लोन ले कितना रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप 1000 रुपए पे 900 लोन देने को तैयार हो तो 900 ले भी ले रहे हैं लोग, है ना। वो भी डिपेंड करेगा कि मार्केट में डिमांड कितनी है लोन की। तो प्राइमरी डिपॉजिट क्या है, वो कैश डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट के रूप में इनिशियली आया। और सेकेंडरी वाला वो है जो बैंक्स ने लोन तो दिया कुछ लोगों को और वो लौट के चला आया। ठीक, टोटल डिमांड डिपॉजिट में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ जाते हैं। ठीक है, सीआरआर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। सीआरआर जो है कमर्शियल बैंक खुद नहीं तय करते कि उन्हें कितना कैश रिजर्व रखना चाहिए, ये आरबीआई तय करता है। ठीक है, इसीलिए इसको कभी कभी एलआरआर भी बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, क्योंकि आरबीआई जब जो चीज कह देता है वो इनके लिए क्या रहता है, लॉ हो जाता है कमर्शियल बैंक के लिए, उन्हें उतना रखना ही होता है। ज्यादा कम करने पे उन्हें जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर आती है। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है, ये सीआरआर का अपोजिट है, यानी कि अगर हम क्रेडिट मल्टीप्लायर को के से डिनोट करें तो 1/CRR। ठीक, ये बताता है कि कितना मल्टीप्लाई हो रहा है क्रेडिट। अगर 10% CRR है तो इनका कहने का मतलब है कि 10 टाइम्स हम क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है, 10 टाइम्स, कैसे, 100/10। ठीक, इसको आप 100 ही रख लो, क्योंकि CRR अगर आप 10% है और नीचे 10 रखते हो तो ये 1/10 ही बनेगा। लेकिन एक्चुअली ये इसका जो परसेंट है इसको ऊपर ले जाके 100 कर देना है, तो इसको 100 रख लो। जब थियोरेटिकली पूछा जाएगा तो 1/CRR रहेगा, जब आपको कैलकुलेशंस करने होंगे तो आप उसमें ऊपर 100 आपको याद रहेगा इसके लिए। ठीक है, अब बात आती है सेंट्रल बैंक की। तो सेंट्रल बैंक क्या है, एपेक्स बैंक है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को, एक कंट्री और इकोनॉमी के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, अपने हाथ में रखता है। ये हमेशा सोल एजेंसी होता है नोट इशू करने के लिए, मतलब यही होता है जो नोट छापता है। ठीक है, और सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, जो हम M1 M2 पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे, इसको यही कंट्रोल करता है। कैसे भी अपने रूल्स के बेसिस पे, अपने रेगुलेटरी फंक्शंस के बेसिस पे, लेकिन ये इसको कंट्रोल कर लेता है। ये बैंकर के रूप में भी काम करता है लेकिन गवर्नमेंट के लिए। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी यही मैनेज करता है कि देश में जो भी दूसरे दूसरे देशों की करेंसी के रिजर्व्स बने हुए हैं वो कितने हैं, कैसे मैनेज हो, ये सब काम सेंट्रल बैंक का ही होता है। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। इसके और भी बहुत सारे फंक्शन है। देखिए, पहला तो हमने जान ही लिया, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, ये वो है जो नोट इशू करता है। फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट, जिससे बैंक हमारे लिए काम करता है, हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, वहां से लोन लेते हैं एक्सेट्रा, है ना। वैसे ही ये गवर्नमेंट के लिए बैंक के रूप में काम करता है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ये गवर्नमेंट्स वहां पे आरबीआई के पास अपने अकाउंट्स उनके ओपन है, वहां पे अपने पैसे जमा रखते हैं और वहीं से लोन लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, बैंकर्स बैंक इन सुपरवाइजरी रोल। साथ ही साथ ये बैंकों का भी बैंक है, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट के खाते इसके यहाँ खुले रहते हैं, वैसे अलग अलग बैंक्स के भी अकाउंट इसके यहाँ ओपन होते हैं। और ये उनके लिए भी ऐसे ही काम करता है, मतलब कि उनकी पैसे अपने पास सेव रखता है और उनको लोन प्रोवाइड कराता है। सुपरवाइजरी रोल तो है ही इसका बैंक के प्रति, मतलब जितने भी देश में कमर्शियल बैंक हैं, चाहे प्राइवेट चाहे पब्लिक, ये उन सबको सुपरवाइज करता है, उन पर नजर बना के रखता है। ठीक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, अगर कोई बैंक, अगर कोई गवर्नमेंट एकदम डूबने पे आ गई है, उसके खजाने खाली हो गए हैं, तो लास्ट मोमेंट पे अगर कोई मदद करता है फाइनेंशियली, तो वो कौन होता है, सेंट्रल बैंक होता है। ठीक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज इसकी कस्टडी में रहता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, आप देखते हो कि आप कभी भी, फॉर एग्जांपल बैंक ए का चेक, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक का चेक किसी ने आपको दिया, क्योंकि उसका अकाउंट पंजाब नेशनल में था पेमेंट करने के लिए, और आपने कहा कि मैं इसको कहाँ कैश निकालते फिरूं, मैं इसको अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देता हूँ। आपका बैंक अकाउंट फॉर एग्जांपल बैंक बी यानी एसबीआई में था, आपने एसबीआई में जाके उस चेक को जमा कर दिया, तो अब ये जो अमाउंट है ये अलग से एसबीआई पीएनबी के पास लेने नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास एक दिन में ऐसे हजारों लाखों चेक आते हैं, और हजारों लाखों चेक उसके और 10 बैंकों के भी आते हैं, उसके भी 10 बैंकों में जाते हैं जिसमें पीएनबी भी होता होगा। तो ये जितने मल्टीपल अमाउंट ऑफ चेक एक दिन में हर बैंक के दूसरे बैंक में, दूसरे के तीसरे, तीसरे के पहले, ऐसे चलते रहते हैं, इनको क्लियर एक साथ बल्क में करता है कौन, आरबीआई।
ये क्या करता है, ये इन बैंकों पे पहला स्टेप छोड़ देता है कि आप देख लो कि भाई हाँ हमारे पास चेक जमा हुई तो हमारे पास ये अकाउंट है, वर्किंग में है, मतलब इसमें पैसे जमा किए जा सकते हैं कि नहीं, और जितनी भी डिटेल चेक में लिखी है और फॉर्म में लिखी है पे स्लिप में वो मैच हो रही है कि नहीं, वो ये चेक करता है। फिर उसको वो डालता है क्लियरिंग हाउस के पास। क्लियरिंग हाउस का काम है कि वो दूसरे बैंक को भेजे और ये वेरीफाई करवाए कि जिसने चेक उसको दिया था उसके अकाउंट में पैसे है कि नहीं, और उसने चेक सही से बनाया है कि नहीं, साइन करेक्ट है, अमाउंट वर्ड्स और उसमें सेम है, बैलेंस उसके खाते में है कि नहीं, एक्सेट्रा। ये चेक उस उनके रिकॉर्ड में है कि नहीं, एज अ ब्लैंक चेक, एज अ अनब्लॉक चेक, ठीक है, जिसको ब्लॉक ना किया गया हो। तो ये दूसरा बैंक वेरीफाई कर देता है। इसके बाद जो है क्या कहते हैं कि आरबीआई क्या करता है, एक साथ हर दो बैंक के बीच में जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको एक्सचेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे बैंक के बीच में हम आरबीआई ने पाया कि किसी एक पर्टिकुलर डे पे बैंक ए से बैंक बी में जाने हैं 10 लाख रुपए। ये मैं मोटा मोटा ले रहा हूँ सारे चेक मिला के, ये बहुत ज़्यादा होता है वैसे हर दिन का ट्रांजेक्शन, क्योंकि 10-10 लाख के चेक तो एक अकेला व्यक्ति भी साइन कर देता है एक दिन में, और हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं। और बैंक बी से बैंक ए में जाने हैं मान लीजिए 7.5 लाख, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि कुल जमा बैंक ए से बी में 10 - 7.5 यानी 2.5 लाख जाने हैं। तो जो बैंक ए और बी का अकाउंट आरबीआई के पास खुला है उसमें बैंक ए से बी में 2.5 लाख रुपए आरबीआई ट्रांसफर कर देता है, और इस तरह से एक साथ सारे चेक क्लियर हो जाते हैं। ठीक। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ये जो सीआरआर है और भी कई रेशियो भी आपको आगे पता चलेंगे जिससे क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल होता है, ठीक है। सीआरआर जैसे कई और रेशियोज, तो इन सारे रेशियोज को डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक, और इसीलिए ये कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट होता है। ठीक, यही सब पॉइंट है जो भी मैंने आपको बताया, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, चेक क्लियरिंग हाउस। अब सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है, डिफरेंसेस एज यूजुअल आप लोग खुद रिवाइज करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ मनी, जो अभी हमने क्रेडिट कंट्रोल बोला, उसमें और क्या क्या चीजें आती है। मैंने आपसे कहा था ना कि और भी रेशियोज आएंगे, वही आ गए। देखिए सबसे पहले तो इनको कैटेगराइज किया गया है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। देखिए सीआरआर क्या है, एक परसेंटेज है, ये परसेंट या रेशियो है जो सेट किया जा सकता है, 10 से 9, 9 से 11, 9.5, 10.5, कुछ भी। हमने ये जाना है कि 10 के अराउंड होता है, बट हर बार अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कितना होगा ये आरबीआई डिसाइड करता है, लेकिन ये जो भी होगा वो एक क्वांटिटी होगी, तो इसीलिए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, नंबर में है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको सीआरआर, ये तीनों जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं रेशियो होते हैं, और ये तीन रेट होते हैं, ठीक है। वेट यानी परसेंट में होता है। और कुछ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब देखते हैं क्या क्या है, लाइन से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्वालिटेटिव में भी जाएंगे। ठीक, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएशन एक्सेट्रा। क्वांटिटेटिव में आते हैं, ये वो है जो नंबर में है और इनको ऊपर नीचे किया जाता है। जैसे सबसे पहले है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो जिस रेट पे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को लोन देती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या होता है, बैंकर्स बैंक भी होता है। यानी कि जैसे बैंक हमें लोन देते हैं, हमारा डिपॉजिट जमा रखते हैं, वैसे आरबीआई भी कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट जमा रखता है और उन्हें लोन देता है। तो यही लोन देने का जो इंटरेस्ट रेट होता है कि भाई मान लीजिए 5% पर एनम पे आरबीआई ने ए बैंक को इंटरेस्ट लोन दिया, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5%, ये क्या हो जाएगा, बैंक रेट हो जाएगा। ठीक, इसको अक्सर घटाया बढ़ाया जाता है जिससे कि बैंक भी आगे जो लोन दे रहे हैं उसे उसका इंटरेस्ट घटाए बढ़ाए, और जिस हिसाब से आरबीआई चाहता है कि लोन ज्यादा
लोग लें या कम लोग लें वो हो जाता है, यानी कि एक तरीके से क्रेडिट कंट्रोल हो जाता है। ठीक, फिर आता है ओपन, अरे सेकंड पे ओपन मार्केट ऑपरेशन आ गया, कोई बात नहीं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ये गवर्नमेंट की अपनी सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड्स, शेयर्स, है ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ऐसी सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में खरीदने और बेचने का काम आरबीआई के अंडर में होता है। तो आरबीआई तय करता है कि कब कितने सेविंग सर्टिफिकेट इशू किए जाएं, कब कितने वापस ले लिए जाएं, है ना। ये डिपेंड करता है कि सरकार को कितने पैसे जरूरत है, आरबीआई को इस समय फंड्स की कैसी जरूरत है, उस हिसाब से करता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल कर लेता है। फिर आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? ये आरबीआई का वो रेट है जिस बेसिस पे कमर्शियल बैंक को आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन देता है। ठीक है, और ये जो है क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के ही खरीद के ही किया जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि किसी एक कमर्शियल बैंक के पास गवर्नमेंट के कुछ सेविंग सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, मान लीजिए 20 लाख के, और ये 20 लाख रुपए की जरूरत उस बैंक को 5 महीने के लिए है। तो आरबीआई ने 5 महीने के लिए ये खरीद लिए और बाद में वापस बेच दिए उसी बैंक को 5 महीने बाद। तो 5 महीने के लिए आरबीआई को, सॉरी, उस बैंक को आरबीआई से लोन मिल गया एक तरीके से। अब इसका भी एक रेट होगा भाई, कि भाई मान लीजिए आपसे हमने खरीदा तो है क्या कहते हैं कि 20 लाख का रुपए का जो है बॉन्ड। ठीक, और ये 20 लाख रुपए का बॉन्ड हमने 20 लाख में ही खरीदा है, लेकिन जब आपको वापस बेचेंगे 5 महीने बाद, तो हम ये जो है ये पहले से ही तय हो जाता है किस प्राइस पे बेचेंगे, मान लीजिए 21 लाख में। तो ये 5 महीने का इंटरेस्ट हो गया 1 लाख रुपये। अब यही का रेट निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा? रेपो रेट बन जाएगा कि साल भर में कितना परसेंट हुआ। रिवर्स रेपो रेट, जब कमर्शियल बैंक अपने पैसे आरबीआई के पास जमा रखते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, उस या उसको भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में ही किया जाता है, तो उसमें भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे यहाँ पे 20 कोई चीज 21 में बेची गई तो 1 लाख का इंटरेस्ट ही तो है, और 20 लाख पे 1 लाख यानी 5%। तो 6 महीने या 5 महीने जो भी थे उसके लिए 5% जो है क्या हो गया? रेट हो गया, रेपो रेट। उसका रिवर्स अगर कमर्शियल बैंक पहले खरीदते हैं, है ना, यानी अपने पैसे जमा करते हैं आरबीआई के पास और बाद में उसको बेचते हैं सिक्योरिटीज को, ठीक, यानी पैसे निकालते हैं एक तरीके से, तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा, क्योंकि जब वो बेचेंगे तो उन्हें महंगे में बिकेगा, तो वो जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्रेडिट कंट्रोल करते कैसे हैं? देखो, जब बैंक को पैसा चाहिए, है ना, और अगर आरबीआई महंगे में देगी तो बैंक क्या करेंगे? कम पैसा लेंगे, और आगे जो जिसको लोन दे रहे हैं उसको भी महंगे में देंगे। तो इससे क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन डिस्करेज होगा। वाइसे वर्सा, अगर रेट सस्ता होगा तो बैंक भी आगे सस्ते में देंगे और ज्यादा ले पाएंगे लोन, तो उसमें क्या होगा? उसमें क्रेडिट क्रिएशन इनकरेज होगा। तो जैसा जैसा आरबीआई चाहता है उस हिसाब से नंबर्स को चेंज करता है। जब उसको चाहिए कि भाई लोन ज्यादा हो मार्केट में, तो वो इनको उस हिसाब से कंट्रोल करता है, और जब कम हो तो उस हिसाब से। सीआरआर आप समझ ही गए हो, ठीक, कि जो भी कैश बैंक के पास जमा हो रहा है उसका कितना परसेंट उसे अपने पास रोक के रखना है रिजर्व में, बाकी को वो लोन में दे सकता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो अमाउंट है ना, ये सीआरआर जैसा ही है, लेकिन ये उसे एग्जैक्टली कैश, गोल्ड या कैश इक्विवेलेंट्स में एकदम अपनी कस्टडी में सेंट्रल बैंक को रखना और कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है। ये सीआरआर का एक पार्ट होता है। ठीक है, सीआरआर का पूरा हिस्सा उसे अपने पास नहीं रखना, उसे बस लोन नहीं देना है। वो इस पैसे को आरबीआई के पास भी जमा रख सकता है। ठीक, लेकिन एसएलआर क्या है? ये वो लिक्विडिटी है जो बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में, कैश या कैश के इक्विवेलेंट फॉर्म में या गोल्ड फॉर्म में कमर्शियल बैंक के अपने पास होना चाहिए फिजिकली। ठीक, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, अब बात आती है उनकी जो नंबर में नहीं है, जो ऊपर नीचे नहीं हो सकते।
ठीक। पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है भाई, आप कभी लोन लोगे तो आपकी कोई सिक्योरिटी आपको जमा करनी पड़ेगी कि नहीं। वैसे ही बैंक को भी क्या करना पड़ता है, अपना सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है। तो ये सिक्योरिटी उसे कितना जमा करना है ना, एक लोन पे मान लो 80%, 75% एक्सेट्रा, ये तय करता है आरबीआई, और ये अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग होता है, इसीलिए क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के व्यक्ति को अलग रेट पे वो देना, सस्ते दरों पे लोन देना, ये क्या है, राशनिंग है। ठीक। मान लीजिए स्मॉल बिजनेसेस हैं, आप उनको इनकरेज करना चाहते हो, गवर्नमेंट उनको इनकरेज करना चाहती है, तो आरबीआई क्या करेगा, कहेगा कि उनको लोन सस्ते में दिया जाए। मॉरल सुएशन, वो कमर्शियल बैंक को एडवाइस करेगा कि वो आरबीआई के डायरेक्टिव फॉलो करें, और इन्फ्लेशन के दौरान लोन को रोकें, और डिफ्लेशन यानी कि मंदी के दौरान लोन खुले में बांटे, बिल्कुल फ्री होके। ऐसी चीजें जो है, मतलब इस तरीके की गाइडलाइंस प्रोवाइड कराना एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई का, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए। इसी के साथ हमारे बैंकिंग चैप्टर खत्म होता है ना। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जो कि होगा, एक बार देख लेते हैं नाम, क्योंकि मैं भी इंडेक्स भूल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। पिछले वीडियो में तो मुझे याद था कि बैंकिंग है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। देखिए, डिमांड, सप्लाई, मार्केट, ये सब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है क्लास 11th में, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका जो एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई और रिलेटेड, वहाँ पे एग्रीगेटेड नहीं रहता। मार्केट डिमांड होता है, इंडिविजुअल डिमांड होता है किसी कंज्यूमर की, किसी सम ऑफ कंज्यूमर की। सप्लाई का भी ऐसा है, किसी एक प्रोड्यूसर को, सम ऑफ बंच ऑफ प्रोड्यूसर, कोई एक मार्केट की सप्लाई। तो यहाँ हम पूरी पूरी इकोनॉमी की डिमांड, ठीक है, यानी एग्रीगेट डिमांड, पूरी पूरी इकोनॉमी की सप्लाई, और उन दोनों से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।